तो स्कूटर्स में लो पिकअप, हैंडल वाइब्रेशन और जर्क की प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जनरली ये प्रॉब्लम जो आती है, जो हमारा कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है उसमें कुछ खराबी हो जाए या उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डर्ट और जो है धूल मिट्टी अगर इकट्ठा हो जाती है तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं या अच्छी प्रकार से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लच की सर्विस करने के लिए सबसे पहले हमें क्लच कवर रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बोल्ट रिमूव करेंगे। टोटल 8 नंबर ऑफ बोल्ट्स होते हैं जो कि हमें रिमूव करने होते हैं इस क्लच कवर को रिमूव करने के लिए। तो हम वन बाय वन इन्हें रिमूव करेंगे। ये वीडियो से थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो इसे आप थोड़ा सा आराम से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ रिमूव करनी है। इसके बाद हमको जो है दूसरा बोल्ट रिमूव करना है। यहाँ पर ये 8 मिलीमीटर साइज़ है इनका, तो इसको भी हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा बोल्ट रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड बोल्ट रिमूव करेंगे। ये जो है कवर को होल्ड करके रखता है, जो कि क्लच का जो आउटर कवर होता है उसको होल्ड करके रखता है। और इसका साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर बोल्ट्स। तो ये इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा ना। यहाँ पर जो दूसरा बोल्ट है कवर को होल्ड करने के लिए, उसको हम रिमूव करेंगे। तो इसका साइज़ भी शॉर्ट होता है। 3 जो बोल्ट होते हैं इसमें शॉर्ट साइज़ के होते हैं और बाकी लॉन्ग साइज़ के होते हैं। अब हमको जो है क्लच कवर को बाहर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक का कवर बाहर जाएगा ना। इसके अंदर एक बोल्ट लगा रहता है, तो इसको हमको रिमूव करना है। और इसका साइज जो है जो अदर बोल्ट्स होते हैं लॉन्ग बोल्ट्स उनकी तरह होता है, तो इनको भी हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला बोल्ट भी रिमूव हो जाएगा। नाउ एक सबसे लॉन्ग बोल्ट होता है जो कि अंदर लगा रहता है, तो वहाँ हमको अपना जो है सॉकेट लगाना है 8 मिलीमीटर का, और इसको जो है रिमूव करना है। और इसका साइज़ काफ़ी लॉन्ग रहता है क्योंकि इसके थ्रेड काफ़ी डीप रहते हैं, तो इसलिए हमको इसको जल्दी से रिमूव कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये लॉन्ग बोल्ट भी जो है रिमूव हो जाएगा। काफ़ी लंबा रहता है अदर बोल्ट्स के मुकाबले। एक बोल्ट होता है जो काफ़ी लंबा रहता है। इसके बाद नीचे जो है यहाँ पर 2 बोल्ट लगे रहते हैं। सबसे पहले ये वाला बोल्ट निकाल लेते हैं हम। दरअसल ये जो हमारी केबल होती है, ब्रेक केबल, रियर ब्रेक केबल, उसको होल्ड करके रखता है। इस प्रकार से एक बोल्ट रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली जो है दूसरा बोल्ट रिमूव कर लेंगे हम। उसके बाद जो ब्रेक क्लैंप है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा बोल्ट में रिमूव हो जाएगा। अब जो है हम अपनी जो ब्रेक क्लैंप है हमारा, या जो ब्रेक होल्डर है, उसको नीचे कर लेंगे अच्छी प्रकार से, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे जब हम क्लच कवर को बाहर निकालें। तो इस प्रकार से नीचे चले जाएगा ना। जो हम क्लच कवर को शेक करेंगे जेंटली, और यदि आपके पास मैलेट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्लच कवर बड़े इजीली बाहर जाएगा। यदि आप पहली बार खोल रहे हैं तो ये इतनी इजीली बाहर नहीं आएगा। इसके बाद जो बेंडिक्स गियर का यहाँ पर कवर दिया रहता है इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा बेंडिक्स गियर होता है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बेंडिक्स गियर बाहर आ जाएगा। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है, तो हम इसको भी क्लीन करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर हमारी क्लच बेल है, यहाँ पर एक 19 मिलीमीटर का नट लगा रहता है। इसको हमको रिमूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यदि हम इसको 19 मिलीमीटर के सॉकेट से खोलते हैं तो ये रोटेट करता है, तो इसलिए आपको एक क्लच होल्डर लगाना है। और इस क्लच होल्डर को 17 मिलीमीटर के सॉकेट से अच्छी प्रकार से टाइट कर लेना है, ताकि जब हम इस क्लच नट को खोलें, क्लच बेल के नट को खोलें, तो ये जो है क्लच बेल रोटेट ना करे। इसके बाद हम 19 मिलीमीटर का सॉकेट लेंगे। आपको सॉकेट ही यूज़ करना है ज़्यादातर, क्योंकि रिंग स्पैनर जो है स्लिप कर सकते हैं। तो इसलिए हम 19 मिलीमीटर के सॉकेट से इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है खोल लेंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क पे टाइट रहता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लच बेल का 19 मिलीमीटर का नट है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इसके साथ एक वॉशर भी आता है, फ्लैट वॉशर, तो इसको भी आपको संभाल के रखना है। इसके बाद जो हमारा क्लच बेल है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्लच बेल जो है बाहर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी क्लच शू की असेंबली लगी हुई है, क्लच पुली भी लगी हुई है रियर, तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे। जस्ट आपको जो है क्लच पुली को प्रेस करना है और जो है इसको बाहर की ओर पुल करना है। तो इस प्रकार से हमारी जो क्लच पुली की असेंबली है वो बाहर जाएगी। इसको निकालने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारी क्लच पुली की असेंबली है
नेक्स्ट हमको जो यहाँ पर हमारा बेंडिक्स गियर के लिए मेन ड्राइविंग गियर लगा रहता है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी हम सिमिलर जो है क्लच होल्डर का यूज़ कर रहे हैं। ये क्लच होल्डर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है। आप इसके जो है मल्टीपल यूजेस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, दोनों हमारे काम इसी से हो गए हैं। तो इसको जल्दी से हम होल्ड कर लेते हैं। अच्छी प्रकार से इसको टाइट करना है ताकि स्लिप ना करे, अदरवाइज आपके जो गियर के तीत हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए उसको आपको अच्छी प्रकार से टाइट करना है। तो कुछ इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। नाउ आपको 17 मिलीमीटर का सॉकेट लेना है और इस जो नट को है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलना है। तो इस प्रकार से ये हमारा इजीली जो है खुल जाएगा। ये थोड़ा कम टॉर्क पे टाइट होता है, इसलिए थोड़ा ये इजीली खुल जाता है एज कम्पेयर टू जो क्लच वेल वाला नट होता है। तो इस प्रकार से हमारा नट जो है खुल जाएगा। नाउ हम इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक वॉशर लगा रहता है और जो हमारा किक रैचेट बोलते हैं इसको, तो वो जो है लगा रहता है, तो उसको भी हमको निकाल लेना है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ड्राइविंग गियर को। किक रैचेट और वॉशर जो है नीचे गिर गया यहाँ पर, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारी बेल्ट है उसको हम बाहर निकालेंगे जेंटली। तो बेल्ट की कंडीशन सही है यहाँ पर ना। हमारी जो वेरिएटर की असेंबली लगी रहती है, वेरिएटर बुश और वेरिएटर की असेंबली होती है जिसके अंदर 6 रोलर लगे रहते हैं। तो इसको हमको बाहर की ओर निकाल लेना है। जैसे इसको बाहर की ओर पुल करना है और ये बाहर जाएगा। ये हमारा बुश है और ये हमारी जो है वेरिएटर की असेंबली है और रैम प्लेट है जिसके अंदर की 6 रोलर्स रहते हैं ना। यहाँ पर हमारी क्लच शू की असेंबली है। सबसे पहले ये हमें 38 मिलीमीटर का नट खोलना है। इसके लिए हम इस प्रकार के स्पैनर का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना होल्डर लगा लिया है ताकि इसको रोटेट कराने में थोड़ा सा आसानी रहे, ज़्यादा डिफिकल्टी न हो, अदरवाइज ये स्लिप कर सकता है। तो इसलिए मैं इसको जो है खोल लूँगा। इस प्रकार से ये खुल जाएगा। तो इसको बड़े आराम से खुल जाएगा। ये ज़्यादा टॉर्क पे टाइट नहीं रहता है। एल्यूमिनियम का नट होता है यहाँ पर। तो इसको आपको चेक कर लेना है, इसके थ्रेड सही रहने चाहिए, नहीं तो ये जो है आप जब इसको असेंबल करेंगे तो ये चलते चलते खुल सकता है, जिससे कि व्हील जैम होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है जल्दी से खोल लेंगे। और खोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि लास्ट थ्रेड पे ये थोड़ा सा आपको झटका दे सकता है क्योंकि स्प्रिंग की मदद से टेंशन में रहता है। तो इसको आपको आराम से ध्यानपूर्वक खोलना है, नहीं तो आपको ये जो है चोट कर लगा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खोलना है, केयरफुली खोलना है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लच नट है 38 मिलीमीटर का खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने अपने स्प्रिंग ने किस प्रकार से रिमाउंड करा। तो ये हमारा स्प्रिंग रखा रहता है, स्प्रिंग के ऊपर एक बुश लगा रहता है। तो इस प्रकार का हमारा एक क्लच पुली है ना। ये हमारी जो है ब्रेक शू की असेंबली है पूरी। तो यहाँ पर 3 ई लॉक लगे रहते हैं, तो इनको हम रिमूव करेंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए हम इस प्रकार का सर्किल प्लायर जो है आता है उसका यूज़ कर लेंगे। तो इसकी मदद से बड़ी इजीली जो है ई लॉक जो है रिमूव हो सकते हैं। हालांकि आप एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों जो है ई लॉक जो है इस प्रकार के सर्किल प्लायर की मदद से जो है रिमूव करूँगा। इससे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे ई लॉक हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ई लॉक जो है रिमूव हो जाएंगे ना। हमारी जो क्लच होल्डिंग प्लेट है यहाँ पर लगी रहती है, हम इसको रिमूव कर लेंगे, ये इजिली रिमूव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी प्लेट रिमूव होगी ना। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो इन तीनों स्प्रिंग को हमको रिमूव करना होगा। तो इनको रिमूव करने के लिए मैं निडल नोज प्लायर का यूज़ करूँगा। तो काफ़ी टेंशन में होते हैं स्प्रिंग, तो इसलिए आपको इसको जो है केयरफुली जो है रिमूव करना है। और इसके लिए आपको एक गुड ग्रिप वाला प्लायर यूज़ करना है, जिसकी मदद से कि जब हम इसको पकड़ के खींचें स्प्रिंग को तो ये स्लिप ना करे। तो इससे हमको जो है ईजीनेस हो जाएगी इसको रिमूव करने में। तो इस प्रकार से स्प्रिंग जो है हम तीनों स्प्रिंग को रिमूव कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे तीनों स्प्रिंग जो है रिमूव हो जाएंगे ना। हमारे जो हम क्लच शू हैं यहाँ पर हम इनको रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए रिमूव हो जाएंगे। जस्ट आपको इनको बाहर की ओर पुल करना है और ये इजीली जो है बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्लच शू बाहर आ जाएगा ना। हमारा जो तीसरा क्लच शू है हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा क्लच शू है वो भी बाहर आ जाएगा ना। यहाँ पर हमारे वेरिएटर और रैम प्लेट है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके अंदर 6 रोलर्स लगे रहते हैं और इनकी कंडीशन अच्छी है। मैंने पिछली वीडियो में इन्हें चेंज किया था और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, तो आप उससे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रोलर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने हीरो के ओरिजिनल यूज़ करे थे। प्लेट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डर्ट और डस्ट है, तो इसको हम डीजल की मदद से वॉश करेंगे। ये हमारी रैम प्लेट है, इसकी कंडीशन भी ठीक है, तो इसको भी हम डीजल की मदद से वॉश करके वापस इंस्टॉल करेंगे।
ये हमारी क्लच पुली है यहाँ पर, और क्लच पुली की कंडीशन भी सही है। बहुत पहले वाली वीडियो में मैंने इसको चेंज कर दिया था क्योंकि जो पुरानी क्लच पुली थी हमारी वो टूट चुकी थी, इसलिए मैंने नई क्लच पुली इंस्टॉल करी थी इसमें। तो इस प्रकार की क्लच पुली है और इसकी कंडीशन भी सही है, मोशन भी स्मूथ है, तो इसको हम ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी करेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट ले लिए हैं। अब जो है मैं डीजल की मदद से इन्हें अच्छे प्रकार से वॉश कर लूँगा और डीजल की मदद से इन्हें क्लीन करना है। इसके बाद इसमें डीजल की मदद से क्लीन करने का एक फ़ायदा होता है कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डीजल जो है थोड़ा थोड़ा सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है नेचर में, तो इसलिए जब ये ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें लुब्रिकेशन रह जाता है, तो इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहीं अगर आप पेट्रोल से वॉश करते हैं तो पेट्रोल से वॉश करने में होता है कि पेट्रोल जो है अच्छी प्रकार से चीज़ों को काफ़ी हद तक ड्राई कर देता है, जिससे कि लुब्रिकेशन नहीं रहती, तो इसलिए आपको उसमें जो है लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर डीजल का यूज़ करा है तो मुझे किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इन्हें डीजल को अच्छी प्रकार से जो है कपड़े की मदद से वाइप अप कर लूँगा और फिर इन्हें ड्राई होने के लिए रख दूँगा, क्योंकि डीजल जो है इवेपोरेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा देर इसको एयर में रख लेना है ताकि अच्छे प्रकार से इवेपोरेट हो पाए डीजल, नहीं तो क्लच बेल्ट जो है स्लिप करने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से मैं सारे कंपोनेंट को अच्छी प्रकार से जो है एक क्लीन क्लॉथ की मदद से वाइप अप कर लूँगा, जितना भी डीजल लगा है और जितने भी डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स हैं उन्हें अच्छी प्रकार से जो मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगा। इस प्रकार से प्लेट भी क्लीन हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा बुश है यहाँ पर, इसको भी हम अच्छी प्रकार से क्लीन कर लूँगा। और बुश को क्लीन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि इसमें किसी भी प्रकार का वियर नहीं होना चाहिए, बुश कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ पर जो हमारी क्लच होल्डिंग प्लेट आती है, क्लच शू होल्डिंग प्लेट, तो इसको भी आपको अच्छी प्रकार से क्लीन कर लेना है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट होती है और कई बार जो है हमारे क्लच शू जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से खुल नहीं पाते हैं। और इसमें 3 रबर के जो है इस प्रकार के कैप टाइप के लगे रहते हैं, जो कि जो हमारे क्लच शू होते हैं उनमें होल्ड करते हैं। जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलीज होता है तो उसमें वापस आके फंस जाते हैं। और यदि एक रबर कभी कट जाते हैं तो क्लच शू जो है नॉइज करते हैं खट खट करके, जब वो हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन करते हैं तो खट खट करके नॉइज करते हैं। तो इसलिए आपको ये चेक कर लेना है कि ये रबर के कैप्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी जो क्लच होल्डिंग प्लेट है वो भी अच्छी प्रकार से क्लीन हो गई है। यहाँ पर इसमें ज़्यादा डर्ट थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्लीन कर लिया इसको। इसके बाद जो हमारी रैम प्लेट आती है यहाँ पर, इसको भी हम अच्छे प्रकार से क्लीन कर लेंगे और जो जितना भी डीजल है इसमें इसको वाइप अप कर लेंगे। और यहाँ पर 3 प्लास्टिक के स्पेसर आते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बेरेटर और जो रैम प्लेट के बीच का कांटेक्ट है उसको प्रिवेंट करते हैं। यदि आप बियर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता तो जो है हमारी रैम प्लेट घिस सकती थी, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक के स्पेसर दिए रहते हैं 3, तो उन्हें भी आप चेक कर लेना है कि उनमें भी किसी प्रकार की ब्रेकेज ना हो। यदि इनमें किसी भी प्रकार का ब्रेकेज हो तो आप उन्हें भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट कंडीशन में थे इसलिए मैं इन्हें रिप्लेस नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से रैम प्लेट क्लीन होगी ना। हमारी जो स्प्रिंग आती है और स्प्रिंग के ऊपर जो हमारा बूस्ट टाइप का लगा रहता है, तो इसको भी अच्छे प्रकार से हम क्लीन कर लेंगे। तो इस प्रकार से बूस्ट वापस निकल भी जाता है, तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे अच्छी प्रकार से। और लगाते वक्त आप ध्यान रखें कि ये बूस्ट जरूर से लगाएं, नहीं तो जो है हमारे क्लच शू में या क्लच पुली में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से मैंने सारे पार्ट जो हैं अच्छी प्रकार से क्लीन कर लिए हैं प्रॉपरली और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है ना। ये ड्राई हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ना। सारे पार्ट ड्राई होने के बाद जो हम असेंबली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो क्लच होल्डिंग प्लेट में है क्लच शू को माउंट करते हैं। तो क्लच शू लगाने के बाद इस प्रकार से रबर के जो हमारे कैप टाइप के थे उनमें इसमें बैठा लेना है। सिमिलरली तीनों जो हमारे क्लच शू हैं उनको साथ यही प्रोसेस रिपीट करना है। तीनों को अच्छी प्रकार से जो है लगा के फिर जो हमारे रबर की कैप हैं उनके अंदर बैठा लेना है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों जो है क्लच शू बैठ जाएंगे ना। हमको जो स्प्रिंग है उसको वापस से लगाना है, तो इसके लिए हम नीडल नोज प्लायर का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं इसलिए आपको इसे काफ़ी केयरफुली लगाना है, नहीं तो आपको हर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तीनों जो है क्लच स्प्रिंग लगा ली हैं और ये प्रॉपरली जो है बैठ चुकी हैं ना। हमारी जो प्लेट आती है उसको वापस से लगा लेंगे हम, और प्लेट लगाने के बाद जो हमारे 3 ई लॉक आते हैं उनको वापस से लगा लेंगे।
सिंपली ई लॉक को बैठाना है। इसके बाद आपको एक नीडल नोज प्लायर लेना है और इनको अच्छी प्रकार से प्रेस कर लेना है। तो इस प्रकार से प्रेस हो जाएंगे और अच्छी प्रकार से बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने दोनों और जो हमारे ई लॉक थे वो भी लगा लिए हैं। ना हमारी जो क्लच पुली है उसको हम वापस से असेंबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग लेंगे और उसके बाद जो हमारी क्लच शू की असेंबली है उसको उसके ऊपर बैठा लेंगे। इसके बाद इस जो हमारा 38 मिलीमीटर का नट है उसको लगाएंगे, क्लच की स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे और जो है नट को टाइट करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो उस ट्रिक से थोड़ा सा इजीली हो जाता है, नहीं तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आपको करने में। तो इस प्रकार से नट जो है थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ना। हमको नट को जो है प्रॉपरली टाइट करना है, तो इसके लिए मैंने क्लच होल्डर लगा लिया है और नाउ मैं इसको जो है प्रॉपरली टाइट कर लूँगी। तो आप लोग को उसको फुल टाइट करना है और लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो चलते चलते खुल सकता है और आपको जो है व्हील लॉकअप की प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो इस प्रकार से जो है प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपरली टाइट कर लिया है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको फील होगा कि ये ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता है, तो उस पॉइंट पे आपको लाके छोड़ देना है, वहाँ से आपको ज़्यादा टॉर्क जो है अप्लाई नहीं करना है। तो इस प्रकार से टाइट हो गया है प्रॉपरली ना। हम जो हमारी वेरिएटर की असेंबली है उसको वापस से असेंबल कर लेते हैं। जो हमारे रोलर से लगा लेते हैं, जो ग्रीन वाला साइड है वो हम एक साइड रखेंगे और जो पिंक वाला साइड है वो दूसरी साइड रखेंगे। तो इस प्रकार से सारे जो रोलर्स हैं उनको लगा लूँगा और इसमें किसी भी प्रकार के आपको जो है लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डीजल से वॉश करा था। तो कुछ डीजल के पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं जो कि लुब्रिकेशन की तरह प्रोवाइड करते काम करते हैं। तो इस किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपको रैम प्लेट मिली थी उसको वापस से लगा लेना है। तो इस प्रकार से हमारी रैम प्लेट वापस से लग जाएगी और प्रॉपरली बैठ चुकी है ना। मैंने यहाँ पर जो अपना क्लच है वो भी क्लीन कर लिया, यहाँ पर पूरा क्लच का इंटीरियर पार्ट ना। हम जो सबसे पहले अपने वेरिएटर की असेंबली लगाएंगे। इस प्रकार से हमारी जो है वेरिएटर की असेंबली लग जाएगी ना। जो इसके साथ बुश आता है उस बुश को हम वापस से लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बुश को जो है लग जाएगा, बड़ी इजीली लग जाएगा, जस्ट स्लाइड इन करना है ना। हमें जो बेल्ट आती है उसको हम लगा लेंगे। जस्ट इसको इस प्रकार से प्लेस कर लेना है फॉर टेम्परेरी पर्पस। इस प्रकार से हमारी जो है बेल्ट लग जाएगी ना। हमारे जो बेंडिक्स गियर के लिए ड्राइविंग गियर आता है उसको लगा लेना है। तो इस प्रकार से लग जाएगा, स्प्लाइंस में बैठ जाता है। इस प्रकार से जो किक रैचेट आता है वो भी स्प्लाइंस में हमको बैठा लेना है। इस प्रकार से स्प्लाइंस में बैठ जाएगा ना। जो वॉशर आता है यहाँ पर उस वॉशर को हमको लगा लेना है, मिस नहीं करना है कोई भी पार्ट। उसके बाद जो नट आता है 17 मिलीमीटर का और उसको वापस से टाइट कर लेना है। अभी हम इसको हल्के हाथ से टाइट कर लेते हैं जस्ट टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, ताकि चीज़ें जो है असेंबल हो जाएं टेम्परेरी पर्पज़। फिर हम इसको जो है प्रॉपरली टाइट कर लेंगे प्रॉपर टॉर्क पे। तो इस प्रकार से टाइट हो जाएगा कुछ देर के लिए ना। हम जो है अपने क्लच शू की असेंबली को वापस से लगा लेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट को बाहर निकालना है आपको। इसके बाद जो है क्लच पुली में इस बेल्ट को स्लाइड इन करना है। जस्ट आपको जो है क्लच पुली को कंप्रेस करना है प्रॉपरली और इसके जो है एंड पॉइंट यानी कि जो मिडिल पॉइंट है उसमें तक बेल्ट को लाना है, ताकि हम इसको प्रॉपरली जो है शाफ्ट पे लगा सकें। तो इस प्रकार से शाफ्ट पे लग जाएगी कंप्रेस होकर हमारी क्लच पुली। तो इस प्रकार से हमारी क्लच पुली लग चुकी है ना। जो हमारा क्लच बेल है उसको भी वापस से लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्लच बेल लगा लेना है। उसके बाद इसमें एक वॉशर आता है, आपको वॉशर लगा लेना है। नेक्स्ट आपको जो है नट आता है 19 मिलीमीटर का, उस नट को लगा लेना है। इसको अच्छी प्रकार से टाइट करेंगे हम भी। सबसे पहले इसको हल्के हाथ से टाइट कर लेते हैं फ्री हैंड। तो इस प्रकार से टाइट हो जाएगा कुछ। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें असेंबल होगी ना। हम अपना क्लच होल्डर लगा लेंगे और इस नट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है टाइट करेंगे और इसको अच्छी प्रकार से टाइट कर लेना है एक सफिशिएंट टॉर्क पे। ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो जो है थ्रेड डैमेज हो सकते हैं या आप कभी अगली बार खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उसको एक सफिशिएंट टॉर्क पे टाइट करना है। तो इतना टॉर्क जो है मेरे को सफिशिएंट लग रहा है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा। तो काफ़ी सफिशिएंट है इतना टॉर्क ना। हम जो अपनी वेरिएटर की असेंबली है उसमें जो 17 मिलीमीटर का नट है उसको भी वापस से अच्छी प्रकार से टाइट कर लेंगे। प्रॉपर टॉर्क पे टाइट करना है इसको ज़्यादा टॉर्क पे टाइट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से टाइट हो जाएगा हमारा ना। हमारा जो बैंडिंग गियर था उसको वापस से लगा लेंगे हम।
जस्ट इसको जो यहाँ पर एक बुश पॉइंट रहता है इसके लिए, उस पर आपको लगाना है इसको, वहाँ पर ये स्लाइड इन हो जाता है। उसके बाद जो इसका कवर आता है उसमें इसको आपको बैठा लेना है। इसके अंदर भी एक बुश होता है, उसके अंदर इसको जस्ट आपको स्लाइड इन करना है और बैंडिक्स गियर जो है प्रॉपरली वहाँ पर बैठ जाता है ना। हमारा जो क्लच कवर था जो हमने रिमूव किया था उसको वापस से लगा लेना है। तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको लगाने में, इसलिए आपको इसको प्रॉपरली लगा लेना है। तो इस प्रकार से प्रॉपरली लग जाएगा ना। मैंने जितने भी बोल्ट रिमूव किए थे वापस से टाइट कर लिए हैं और हमारा जो क्लच है वो प्रॉपरली फिट हो चुका है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना इंजन स्टार्ट कर लिया है, तो हमारे क्लच में किसी भी प्रकार की नॉइज़ है नहीं है और हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है।